इस भाग में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण और इसके भौगोलिक विस्तार को जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये हमें मालूम है कि हड़प्पा लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए मात्र पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर ही हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का ज्ञान होता है। लिखित साक्ष्यों के अभाव में अवशेषों से सटीक निष्कर्ष निकालना भी कठिन है, अतः हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमारे सभी अनुमान विवाद का विषय हो जाते हैं। प्रारंभिक उत्खननों से हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल है वो अधिकतर सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में मिले थे, जिससे इस सभ्यता का नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता किया गया था। किंतु बाद में जब सिंधु नदी घाटी से अलग क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अन्य स्थलों की खोज हुई तो इसका यह नाम अप्रासंगिक हो गया। इस समस्या के समाधान हेतु विद्वानों ने इस सभ्यता का नामकरण पुरातात्विक साहित्य में प्रयुक्त होने वाली नामकरण परिपाटी के अनुकरण करते हुए प्रथम खोजे गए स्थल के नाम पर इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन कर दिया। हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण के लिए समकालीन सभ्यताओं के साथ हड़प्पा सभ्यता के संपर्क को प्रकाशित करने वाले साक्ष्यों जैसे कि मुहर या व्यापारिक वस्तुएं और समकालीन सभ्यताओं के अभिलेखों की सहायता ली गई है। इसके अलावा इस काल के निर्धारण के लिए जिस तिथि का इस्तेमाल किया गया है उसे कहा गया है कार्बन 14 तिथि निर्धारण या कार्बन डेटिंग। अब पुरा वनस्पति विज्ञान की अवशेष विधियों का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि हड़प्पा सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता एक कृषि अतिरेक की प्राप्ति पर आधारित सिंधु नदी घाटी में विकसित एक नागरिक सभ्यता थी। सैंधव समाज, श्रम विभाजन और विशेषीकरण के आधार पर यहाँ पर स्तरीकरण था। इस समाज में विविध समूहों की उपस्थिति का स्पष्ट आभास मिलता है। इस समाज में कृषक भी थे, व्यापारी, श्रमिक, राजमिस्त्री, पुरोहित, सुरक्षाकर्मी, वास्तुकार, धातुकर्मी, मछुआरे, सफाई कर्मचारी, बुनकर, मूर्तिकार, मनके बनाने वाले, नाविक, शासक वर्ग और चूड़ियां बनाने के साथ साथ शल्य चिकित्सक भी यहाँ पर मौजूद थे। इस प्रकार यह एक जटिल समाज था जिसमें संबंधों की जटिलता का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। इसके बाद भी ऐसा लगता है कि समाज के सभी वर्गों के मध्य सहयोग, सौहार्द, सह अस्तित्व और सहिष्णुता की भावना व्याप्त होगी। उद्यमशीलता इस समाज का निसंदेह एक विशेष गुण रही होगी, जिसके चलते नगरी समाज निसंदेह तत्कालिक युग में आज के मापदंडों के आधार पर भी समृद्ध था। सिंधु सभ्यता में उत्खननों पर एक दृष्टि डालने से प्रतीत होता है कि यहाँ के निवासी महान निर्माणकर्ता थे। उन्होंने नगर नियोजन करके नगरों में सार्वजनिक तथा निजी भवन, रक्षा प्राचीर, सार्वजनिक जलाशय और सुनियोजित मार्ग व्यवस्था, साथ ही साथ सुंदर नालियों का भी प्रोविजन किया था। इसके अलावा और भी बहुत सारी विशेषताएं थीं। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता अपनी विशिष्ट और उन्नत नगर योजना, जिसे टाउन प्लानिंग कहते हैं, उसके लिए विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि इतनी उच्च कोटि का नगर विन्यास समकालीन मेसोपोटामिया जैसी किसी अन्य सभ्यता में भी नहीं मिलता है। सिंधु अथवा हड़प्पा सभ्यता के नगर का अभिविन्यास एक शतरंज की पट पर वेश्ड था, जिसे ग्रिड प्लानिंग कहते हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो की उत्तर दक्षिणी हवाओं का लाभ उठाते हुए सड़कें करीब करीब उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की ओर जाती थीं। इस प्रकार 4 सड़कों से घिरे आयतों में आवासीय भवन और अन्य प्रकार के निर्माण कार्य किए गए थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, लोथल और कालीबंगा के उत्खननों से पता चलता है कि मोस्टली नगर कई घेरों में बसे हुए थे। बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा के उत्खननों से पता चलता है कि यह नगर 3 मील के घेरे में बसा हुआ था।
वहां जो भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें स्थापत्य की दृष्टि से किला, किले के चारों ओर एक दीवार जिसे रक्षा प्राचीर कहते हैं, के अतिरिक्त निवास गृह, चबूतरे और अन्नागार का विशेष महत्व है। वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुतकांगेडोर और सुरकोटड़ा आदि की नगर निर्माण योजना में मुख्य रूप से समानता मिलती है। इनमें से अधिकांश पुरास्थलों पर पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 टीले स्थित हैं। कालीबंगा ही एक ऐसा स्थान है जहां का नगर क्षेत्र भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, किंतु लोथल और सुरकोटड़ा के जो किले हैं और नगर क्षेत्र दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्ग के अंदर महत्वपूर्ण प्रशासनिक और धार्मिक भवन और अन्नागार स्थित थे। संभवतः हड़प्पा में गढ़ी के अंदर समुचित ढंग से अभी तक उत्खनन नहीं हुआ है। बात करते हैं दुर्ग की। हड़प्पा नगर की रक्षा हेतु पश्चिम में एक दुर्ग का निर्माण किया गया था जो आकार में समकोण चतुर्भुज के जैसा था। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई 460 गज और पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई 215 गज अनुमानित है और इसकी ऊंचाई लगभग 40 फुट है। जिस टीले पर इस दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं उसे विद्वानों ने AB टीला कहा है। बात करते हैं मोहनजोदड़ो के किले की या दुर्ग की। हड़प्पा की तरह यहाँ का दुर्ग भी एक टीले पर बना हुआ था जो दक्षिण की ओर 20 फुट और उत्तर की ओर 40 फुट ऊंचा था। सिंधु नदी की बाढ़ के पानी ने इसके बीच के कुछ भागों को काटकर इसे 2 भागों में विभक्त कर दिया है। कुछ विद्वानों के अनुसार प्राचीन काल में नदी की एक धारा दुर्ग के पूर्वी किनारे पर रही होगी। 1950 के उत्खनन के बाद यह मत प्रतिपादित किया गया कि इस दुर्ग की रचना हड़प्पा सभ्यता के मध्यकाल में हुई। इस दुर्ग के नीचे पक्की ईंटों की पक्की नाली का निर्माण किया गया था जिससे वे बाढ़ के पानी को बाहर निकाल सकें। लोथल का टीला लगभग 1900 फुट लंबा और 1000 फुट चौड़ा है और 200 फुट ऊंचा है। यहां उत्खनन का कार्य केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा जब किया गया तो उसके परिणाम स्वरूप यहां 6 अलग अलग कालों की सभ्यता के अवशेष मिले। आवश्यकता आविष्कार की जननी मानी जाती है। इसी परंपरा के अनुरूप लोथल के निवासियों ने बाढ़ से सुरक्षा के लिए पहले कच्ची ईंटों का एक विशाल चबूतरा बनाया। उसके बाद उसे और अधिक ऊंचा करके इस चबूतरे पर एक मिट्टी के बने सुरक्षा प्राचीर का निर्माण किया जो 35 फुट चौड़ा और 8 फुट ऊंचा है। उत्तर दिशा में दरार की मरम्मत के समय बाहरी भाग को ईंटों से सुदृढ़ किया गया और अंदर एक सहायक दीवार भी बनाई गई। 1957 के उत्खनन में प्राचीन बस्ती के बाहर चारों ओर एक चबूतरे के अवशेष मिले। यह चबूतरा कच्ची ईंटों का बना था। उस समय से दक्षिण की ओर 600 फुट तक और पूर्व की ओर 350 फुट तक देखा जा सकता था। बात करते हैं भवन निर्माण और तकनीकों की। भवन निर्माण कला सिंधु घाटी सभ्यता की टाउन प्लानिंग का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था। इन नगरों के स्थापत्य में पक्की सुंदर ईंटों का प्रयोग उनके विकास के लंबे इतिहास का प्रमाण है। ईंटों की चुनाई की ऐसी विधि विकसित कर ली गई थी जो किसी भी मानदंड के अनुसार वैज्ञानिक थी और आधुनिक इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से मिलती जुलती थी। मकानों की दीवारों की चुनाई के समय ईंटों को पहले लंबाई के आधार पर और पुनः चौड़ाई के आधार पर जोड़ा गया। चुनाई की इसी पद्धति को इंग्लिश बॉन्ड पद्धति कहते हैं। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की भांति विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त नहीं हुए तथा कोटला के ऊपर, कोटला मतलब दुर्ग के ऊपर जो अवशेष मिले हैं उनसे प्राचीन स्थापत्य पर कोई उल्लेखनीय प्रकाश नहीं पड़ता। यहां पर यह बताना प्रासंगिक होगा कि लोथल, रंगपुर और कालीबंगा में भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। कालीबंगा में पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं और दहलीज बनाने के लिए किया गया है। लोथल के समय सभी भवनों में पक्की ईंटों के फर्श वाले
1 या 2 चबूतरे मिले हैं जो प्रायः स्नान के लिए प्रयोग होते होंगे। साधारण आवासीय मकान सिंधु सभ्यता के नगरों के आम लोगों के मकान थे। इनके बीच में एक आंगन होता था जिनके 3 अथवा चारों तरफ 4 या 5 कमरे होते थे। एक रसोई घर और एक स्नानागार होता था। क्योंकि मकान तथा अन्य भवन मुख्यतः आयताकार होते थे, इसलिए वास्तुकला की और जटिल तकनीकों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। डॉट पत्थर के मेहराब की जानकारी नहीं थी, लेकिन यह कठिन नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसी वक्र सतहें वेज आकार वाली ईंटों से जोड़ी जा सकती थी। अभी तक यहां पर कोई एक गोल स्तंभ नहीं मिला है, शायद इसकी जरूरत नहीं रही होगी। अधिकांश घरों में एक कुआं भी होता था। जल निकास की सुविधा की दृष्टि से स्नानागार प्रायः गली की ओर स्थित होते थे। स्नान घर के फर्श में अच्छे प्रकार की पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। संपन्न लोगों के घरों में शौचालय भी बने होते थे। उत्खनन में मोहनजोदड़ो से जो भवनों के अवशेष मिले हैं, उनके द्वार मुख्य सड़कों की ओर न होकर गलियों की ओर खुलते थे। खिड़कियां कहीं कहीं मिलती हैं। भवन निर्माण हेतु मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। सभी ईंटें गीली मिट्टी से बनी हुई थी। ईंटें भूसे जैसी किसी सामग्री के बिना ही असाधारण रूप से निर्मित हैं। ये खुले सांचे में बनाई जाती थी तथा इनके शीर्ष पर एक लकड़ी का टुकड़ा ठोका जाता था, परंतु उनके आधार समान रूप से कठोर हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे धूल भरी जमीन पर बनाकर सुखाए जाते थे। गुजरात में एक जगह है देवनी मोरी। देवनी मोरी में खुले में ईंटें बनाने का साक्ष्य मिला है। अब भी यहाँ पर खुले में ही ईंटें बनती हैं। स्नान गृहों की सतह एक रूपता अच्छी तरह से बनाई जाती थी। सही जोड़ और समतल के लिए ईंटें बहुधा आरे से काटी जाती होंगी। इसके अतिरिक्त उन्हें रिसाव रोधी बनाने के लिए जिप्सम से उस पर प्लास्टर किया जाता होगा। हड़प्पा सभ्यता के भवनों के द्वार जल जाने के कारण प्लास्टर के थोड़े ही चिन्ह रह सके, लेकिन मोहनजोदड़ो के 2 भवनों पर जला हुआ प्लास्टर भी दिखाई देता है। अधिकांश दीवारों में ईंटों की लंबवत चुनाई की गई है और ईंटों की दीवारों की मोटाई के साथ साथ कहीं कहीं पर लंबवत चुनाई भी दिखाई देती है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के अंतर्गत 2 मंजिले भवनों का भी निर्माण किया गया होगा, क्योंकि ऊपरी भवन खंड में जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी, जिनके अवशेष अभी तक मिले हैं। साधारण अथवा असाधारण सभी भवनों के अंदर कुएं होते थे, जिनका आकार में प्रधानता अंडाकार होना होता था। कुएं मतलब अंडाकार शेप में होते थे। इनकी परिधि 2 से 7 फुट के बीच थी। मोहनजोदड़ो के निवासियों ने अपने भवनों में शौच गृह भी बनवाए थे। कभी कभी ये स्नान गृह के साथ भी होते थे, जो संभवतः आधुनिक काल के कंबाइंड लैट्रिन और बाथरूम की परंपरा का अनुकरण है। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय वास्तु या स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण वहां की सुंदर नालियों की व्यवस्था में दिखाई देता है। इसका निर्माण पक्की ईंटों से होता था ताकि गलियों के जल और मल का निकास निर्बाध रूप से होता रहे। भवनों की छत पर लगे परनाले भी उनसे जोड़ दिए जाते थे। लोथल में ऐसी अनेक नालियों के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थापत्य का सबसे अच्छा उदाहरण एक बृहद स्नानागार या विशाल स्नानागार है। यह उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई लगभग 39 फीट और पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई लगभग 23 फुट है और इसकी गहराई 8 फुट है। नीचे तक पहुंचने के लिए इसमें उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। स्नानागार में प्रवेश के लिए 6 प्रवेश द्वार थे। स्थान स्थान पर लगे नालों के द्वारा शीतकाल में संभवतः कमरों को भी गर्म किया जाता होगा। बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व की ओर एक विशाल भवन मिला है। कई लोगों का मत है कि संभवतः यह किसी बड़े पुरोहित का निवास स्थान था अथवा पुरोहितों का विद्यालय रहा होगा। वास्तुकला की दृष्टि से मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के बने अन्नागार भी उल्लेखनीय हैं, किंतु 1950 ईस्वी के उत्खननों के बाद यह ज्ञात हुआ कि वे अवशेष एक विशाल अन्नागार के हैं। महाजल कुंड के समीप पश्चिम में विद्वान मोहनजोदड़ो का अन्नागार पक्की ईंटों के विशाल चबूतरे पर बना हुआ है। हड़प्पा में भी एक विशाल धान्यगार या अन्नागार मिला है
और इसका आकार उत्तर से दक्षिण में 169 फीट और पूर्व से पश्चिम में 135 फीट था। दुर्ग के दक्षिणी भाग में एक वर्गाकार भवन के अवशेष भी प्राप्त हुए। यह ईंटों से निर्मित 5-5 स्तंभों की 4 पंक्तियों में बना हुआ है। इन सभी स्तंभों के ऊपर छत रही होगी। यह संभवतः सभा भवन का अवशेष प्रतीत होता है जो इन स्तंभों पर टिका था, जहां सार्वजनिक सभाएं आयोजित होती रही होंगी। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना में वास्तुकला की दृष्टि से मार्गों का महत्वपूर्ण स्थान था। इन मार्गों का निर्माण एक सुनियोजित योजना के अनुरूप किया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य मार्गों का जाल प्रत्येक नगर को प्रायः 5-6 खंडों में विभाजित करता था। मोहनजोदड़ो के निवासी नगर निर्माण प्रणाली से पूर्णतः परिचित थे, इसलिए वहां के जो आर्किटेक्चर थे, आर्किटेक्चरों ने नगर की रूपरेखा में मार्गों का विशेष प्रावधान किया गया। नगर की सड़कें संपूर्ण क्षेत्र में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी। कालीबंगा में भी सड़कें पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली थी। सड़कें कच्ची थीं, परंतु स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। कूड़े के लिए सड़क के किनारे गड्ढे बने थे अथवा कूड़ेदान रखे रहते थे। वास्तव में सड़कों, जल निष्कासन व्यवस्था, सार्वजनिक भवनों आदि के विशद विवरण पर के आधार पर देखा जाए तो यह सभ्यता अत्यंत ही विकसित सभ्यता दिखाई देती है, जो अपनी समकालीन सभ्यताओं के मुकाबले काफी आगे थी। हड़प्पा सभ्यता के अगर भौगोलिक विस्तार की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वेक्षण सबसे पहले मैसन ने 1826 में किया था। इसके बाद 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा यहां कराए गए उत्खनन से अंततः इस पुरास्थल की एक विशिष्ट सभ्यता के प्रतिनिधि स्थल के रूप में पहचान हो सकी। इसका क्षेत्र उत्तर में जम्मू स्थित मांडा से दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक है। पश्चिम में बलूचिस्तान में स्थित सुतकांगेडोर से पूरब में गंगा यमुना दोआब स्थित मेरठ के आलमगीरपुर तक जाता है। इस प्रकार यह क्षेत्र लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है। लगभग 2000 से ज्यादा अब तक पुरास्थलों की खोज की जा चुकी है। इनमें से 2/3 पुरास्थल भारतीय क्षेत्र में मिले हैं, शेष पाकिस्तान में स्थित हैं। इस प्रकार यह सभ्यता अपनी समकालीन सभ्यताओं मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के विस्तार क्षेत्र के कुल योग से भी बड़े क्षेत्र में विस्तृत थी। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र में स्थित यह सभ्यता विविधता युक्त भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई थी।